हाय डियर स्टूडेंट, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। वो क्या है? वो बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कि डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, वो छोटी आंत में हो रहा था। छोटी आंत में डाइजेशन किस तरह से हुआ, वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम मिले, कैसे कैसे भोजन का पाचन किया, और अभी भोजन में क्या क्या बच रहा है, किसका पाचन करना है। वहाँ पे हमने एक बात ये कह दी थी कि भोजन जो है वो पूरी तरीके से पाचित हो चुका है। कहाँ पे? तो छोटी आंत में। अच्छा जरा ये बताइए हमें कि जब पूरी तरह से भोजन छोटी आंत में पाचित हो चुका है तो बचा क्या है अभी उसमें पाचन करने में? हाँ, तो कुछ चीजें अभी और बची हुई है ना। कुछ चीजें और बची हैं जो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मतलब बड़ी आंत में अब भोजन जाएगा, उसके बाद जो कुछ बचा रहेगा वहां पर पाचित हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या? वही मलाशय बन जाएगा या बल बन जाएगा, है ना। ठीक है। अब क्या है कि बड़ी आंत में पाचन। अब जो पिछले लेक्चर में हमने जो फिगर बनाया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में क्या था कि आपने देखा था यहाँ पर रस्सी घुमा घुमा जैसी संरचना बनी थी, वो तो छोटी आंत थी। छोटी आंत के बाद देखे होंगे ये छल्ले जैसी संरचना आपको ऐसी ऐसी करके यहाँ पे ये दिखाई गई, वो थी बड़ी आंत। तो यहाँ पर हम बड़ी आंत के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, केवल बड़ी आंत ही दिखा रहे हैं, ठीक है, बड़ी आंत ही दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आप तुरंत समझ जाओगे कि ये बड़ी आंत वर्क कैसे कर रही है, और हम वहां से कनेक्ट भी कर देंगे छोटी आंत से इस तरह से। फिगर तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखना थोड़ा ध्यान से। ये क्या है? ये जो वाला पार्ट था, ये इसके बीच में कुछ ऐसी संरचना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे। उसके बाद ये लगभग इसी से जुड़े रहते हैं, ऐसा कुछ छल्ले जैसी संरचना दिखती है। मतलब ऐसा लगता है देखने पर कि ये सभी अलग अलग हैं, अलग अलग छल्ले काट काट करके जोड़े गए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सभी छल्ले जैसी आकृति बनी एक ही मांसल संरचना होती है। छल्ले जैसी आकृति लिए हुए मांसल संरचना एक ही होती है। तो यहाँ पर क्या था कि इस बीच में यहाँ पर पूरा का पूरा ये इंटेस्टाइन इस तरह से भरा, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से भरा। लेकिन यहाँ पर जब आकर के जुड़ रही थी तो हमने बताया था कि ये आकर के जुड़ती तो जरूर है इसमें, लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ था, एक वाल्व लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे इस वाल्व का जो नाम था, इस वाल्व का क्या नाम था? ये इलियम भाग कहलाता था, और ये सीकम था, तो ये इलियोसीकम वाल्व था। क्या? इलियोसीकम वाल्व, इलियोसीकम या सीकल ऐसे भी कह सकते हैं, इलियोसीकल वाल्व। अब इलियोसीकल वाल्व का काम क्या होता है तो हमने वहां पे बताया, मतलब यहाँ पर भी बता देते हैं कि दरवाजा ऐसा रहता है, भोजन आता है, मतलब इंटर होने देता है यहाँ से, लेकिन इसी को दोबारा वापस जाने नहीं देता। अब रही बात ये जो पहला छल्ला है बड़ी आंत का, ये केवल और केवल हमारी बड़ी आंत ही है। क्या है? बड़ी आंत, ह्यूमन बॉडी की ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत का ये क्या है? ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला भाग कहलाता है सीकम। ये वाला भाग क्या है? ये सीकम कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसी सीकम से, ध्यान से देखेंगे, इसी सीकम से यहाँ पर एक कहेंगे कि अंगुली जैसी और संरचना जुड़ी रहती है, कुछ इस तरह से अंगुली जैसी और संरचना जुड़ी रहती है। तो इस अंगुली जैसी संरचना को यहाँ पे कहा कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं भैया? अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। अब पूछा जाता है कि अपेंडिक्स किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, जिगर का, या फिर अग्न्याशय का? तो आप क्या बताओगे? बड़ी आंत का भाग है। क्या? अपेंडिक्स, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गया। तो इस तरह से ये हमारी क्या बड़ी आंत की संरचना। अब रही बात कि इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। प्रत्येक बॉडी में लगभग 1.5 मीटर लंबी क्या होती है? बड़ी आंत होती है। लेकिन चौड़ाई जब देखेंगे तो चौड़ाई के लिहाज से ये तो भैया लंबाई होगी, ये लंबाई हो गई। लेकिन चौड़ाई जब हम देखेंगे, चौड़ाई है 6 से लेकर के 8 इंच चौड़ी होती है। क्या? ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का एंजाइम का स्राव कभी नहीं होता है। मतलब हम बड़ी आंत में हम देखेंगे कि यदि आप पूछ लिया जाए कि क्या बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का एंजाइम निकलता है, तो आप क्या बताओगे? नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ पदार्थ था वो तो वहां पर पाचित हो चुका है। कहाँ पे? छोटी आंत में।
अब यहाँ पर ऐसी कोई ग्लैंड्स नहीं है जो एंजाइम स्रावित करे। किसमें? इस बड़ी आंत में। हालांकि यदि हम कहें तो एक ग्लैंड हो सकती है जिसको म्यूकस ग्लैंड कह सकते हैं या म्यूकस सेल्स कह सकते हैं। म्यूकस सेल्स क्या करती हैं? वो केवल म्यूकस ही बनाएंगे। म्यूकस बनाते रहेंगी तो क्या होता है कि भोजन जो है उसी के साथ लिपटा हुआ रहेगा और वो आगे सरकता हुआ रहेगा, है ना। तो किसी प्रकार की मतलब एंजाइम उत्पन्न करने वाली जब ग्लैंड्स नहीं होंगी तो एंजाइम्स भी नहीं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अगला पॉइंट कि बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है। अब जरा बताओ भैया, जब एंजाइम नहीं होता है तो पाचन ही किसका होगा? एंजाइम ही नहीं होता है तो पाचन किसका होगा? लेकिन बात एक ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि जैसे हमारी छोटी आंत की ये अंदर वाली लेयर थी वो क्या थी? खुरदरी थी, उस पर बेलाई उपस्थित थे, रसांकुर उपस्थित थे। ऐसे ही कुछ संरचना यहाँ की भी होती है। किसकी? तो बड़ी आंत की। लेकिन ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर पाचन तो नहीं होता लेकिन अवशोषण होता है जरूर। किसका अवशोषण होता है? तो आप लिखोगे कि बड़ी आंत में केवल किसका? बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। किसका? जल का अवशोषण होता है। अब चाहे इसी को आप पाचन कह लीजिए, चाहे इसी को अवशोषण कर लीजिए, बात एक ही है ना। अवशोषण होता है कहाँ पर? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का जितना भी पूरा का पूरा भाग है सब में जल अवशोषित होगा। अब यही हमारे क्वेश्चन के लिहाज से या फिर एग्जाम के लिहाज से इतना ही पूछा जाता है यहाँ से, क्या कि बड़ी आंत में किसका पाचन होता? तो आप सीधा सा बता दोगे जल का पाचन होता, बाकी कुछ नहीं, कुछ याद रखना नहीं, जल का अवशोषण होता है। उसके बाद ये पहला पार्ट पूछता है सीकम किसका भाग है? सीकम किसका भाग है? तो आप बताओगे सीकम जो है, सीकम बड़ी आंत का भाग है ना, बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। क्या? अपेंडिक्स, समझ में आई बात? सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ध्यान रखें, सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स से क्वेश्चन ये उठता है कि सीकम से यह किससे जुड़ा होता है? मान लेते हैं तो किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग जरूर है, लेकिन पूछता है किससे जुड़ा होता है, तो ये सीकम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो अपेंडिक्स की मतलब लंबाई होती है वो कहेंगे वो भी 8 से लेकर के 9 इंच या 10 इंच लंबा हो सकता है, ऐसे, है ना, इतना, ठीक है। उसके बाद हमें यह ध्यान देनी है कि अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं होता है। क्या? अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं होता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। अच्छा बताओ भाई, जब कोई काम नहीं होगा, जैसे घर का कोई सदस्य है, उस घर में उस सदस्य का कोई काम नहीं है, बेकार है, तो वो क्या कहोगे? वो तो बेकार ही है। जैसे कोई काम नहीं, कुछ काम वो करता भी नहीं है तो इसका मतलब वो बेकार है, अवशेष है, केवल खा रहा है, जी रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी संरचना हो सकती है, मतलब अपेंडिक्स खा रहा है, जी रहा है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करता, मतलब एक अवशेषी अंग है। क्या मतलब? यदि आपसे पूछा भी जाए कि अवशेषी अंग क्या अपेंडिक्स है, तो बिल्कुल कहोगे हाँ। अब बताओ क्यों अवशेषी अंग है? तो इसलिए अवशेषी अंग है, जब ये कोई काम नहीं करेंगे, किसी काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो अवशेष ही ना हुए। जब ये कोई काम नहीं करेंगे तो अवशेष ही ना हुए भाई। तो यहाँ पर आपको कहना क्या है कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है। क्या? वेस्टिजिनल ऑर्गन है। अब वेस्टिजिनल ऑर्गन का मतलब आप क्या बताओगे? अवशेषी अंग है, अवशेष में पड़ा हुआ है, फालतू का अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है, कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ या हाल की
घटना या फिर कहेंगे हाल ही में अभी ये मिला है कि जो अपेंडिक्स है डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा ये कहा गया है कि जो अपेंडिक्स है ये अपने अंदर मतलब यूजफुल बैक्टीरिया को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, डॉक्टरों द्वारा ये सूचना मिली है कि जो अपेंडिक्स होता है ये अपने अंदर यूजफुल बैक्टीरिया को क्या करता है, क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जिसका काम क्या होता है कि जब मतलब शरीर में कभी बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है तो यहाँ से बैक्टीरिया निकल करके और वहाँ पे पहुँचते हैं और उसकी जगह को पूरा करते हैं। ऐसा सुर्खियों में आया है। हालांकि आप इतना अभी जानते रहे क्या कि यह अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसको बताया गया, तो अपेंडिक्स को। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जब कभी अपेंडिक्स खराब हो जाता है, ठीक है, कैसे खराब होता है, मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, भोजन आया यहाँ से, छोटी आंत से भोजन आया, सीकम में पहुंचा। अब अचानक किसी कारणवश भोजन का एक टुकड़ा यदि सीकम में चला जाता है, भोजन का एक टुकड़ा सीकम में सीकम में ये अपेंडिक्स में चला जाता है, भोजन का एक टुकड़ा सीकम से अपेंडिक्स में चला जाता है, तो वहां पर क्या होता है भाई, निकलने का कोई चांस नहीं है। तब उनका उस भोजन के टुकड़े का निकलने का कोई चांस नहीं होता है। तब होता क्या है कि वो भोजन का टुकड़ा उसी अपेंडिक्स में क्या होता है, सड़ने लगता है। और सड़ने लगता है तो क्या कहते हैं, ट्यूमर हो जाता है, किसमें, अपेंडिक्स का। और जब ट्यूमर हो जाता है तो ये अपेंडिक्स का वैसे भी कोई काम नहीं है, शल्य क्रिया द्वारा इसे काट करके अलग कर दिया जाता है, किसको, अपेंडिक्स को। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब अपेंडिक्स खराब हो जाता है तो उस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ये हमसे पूछा जाता है ना, कि अपेंडिक्स में बीमारी होने के कारण, ऐसे लिखेंगे, अपेंडिक्स में खराबी होने के कारण, खराबी होने को, ऐसे लिखेंगे ना, अपेंडिक्स में खराबी होने को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। क्या, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अपेंडिक्स की बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो अपेंडिक्स के पूरे भाग को ही काट कर निकाल दिया जाता है। और जब इसको निकाल दिया जाता है तो उसमें बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात ये ध्यान रखेंगे, अपेंडिक्स को यदि यहाँ से काट कर निकाल दिया जाए तो वहाँ पर बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए। लेकिन अब अगला पॉइंट ये है कि हमने बताया यहाँ पर सीकम क्या है। सीकम जो है ये हमारी इसी लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है। लेकिन पूछा ये जाता है, कभी कभार हमने एक क्वेश्चन देखा है, मिला था हमें ऐसा, कि सीकम में किसका पाचन होता है, सीकम में किसका पाचन होता है। तो सीकम में पाचन होता है कभी कभार, वो पाचन होता है सेलुलोज का। किसका पाचन होता है, सेलुलोज का। अब ये सेलुलोज जो है कभी कभार ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी में कहीं भी सेलुलोज का पाचन नहीं हुआ, लेकिन यदि वो बचता हुआ चला आया तो ये सीकम से नहीं बच पाएगा, यहाँ पर सेलुलोज के टुकड़े कर ही दिए जाएंगे। अब सेलुलोज क्या होता है, तो एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है। क्या होती है, यह भी एक शर्करा ही होती है। सेलुलोज क्या होती है, एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा, पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा है ना। अब पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा का मतलब यदि इसका पाचन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके टुकड़े होंगे, और टुकड़े होंगे तो किस में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट या शुगर में बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान रखेंगे अपने परीक्षा के लिहाज से, ये हमसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, भाई हमने देखा था इसलिए सोचा कि नहीं जरूरी है। तो सीकम में पाचन होता है किसका, सेलुलोज। ठीक है, अब ये ह्यूमन बॉडी में कभी कभार होता है, लेकिन अब यदि मान लेते हैं कि ये अगर जानवरों की सेल्स है या फिर जानवर में ऐसा पाचन की क्रिया हो रही है तो वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है। सेलुलोज उनके शरीर में बनते रहते तो उनका पाचन करना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात आप जान पाए। अब अगला पॉइंट ये है कि जैसे ये हमने बताया कि अपेंडिक्स का तो ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है। लेकिन क्या ये जानवरों की भी बॉडी में ये अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है, तो आसान नहीं है।
वहाँ पर इनका काम होता है, ये पाचन में सहायता करता है, लेकिन जानवरों में, है ना, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, इन सब में। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि बड़ी आंत में किसका पाचन हो रहा था या फिर किसका अवशोषण हो रहा था, केवल जल का। तो पूरी की पूरी ये तो टोटल बड़ी आंत है, लेकिन लास्ट वाला भाग, लास्ट वाला बड़ी आंत किस में खुलती है, तो हमें ये जानना है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत रेक्टम से खुलती है, किससे, रेक्टम में खुलती है, रेक्टम में खुलती है। ध्यान देंगे ये वाला जो भाग है, ये देखिए गोले जैसे संरचना आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पर इसको हम दो टुकड़े में कर देते हैं, इसको ऐसे समझेंगे, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, और ये क्या है, ये एनस है, ये एनस है। ध्यान देंगे यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक रेक्टम है और दूसरा क्या है, एनस है। तो बड़ी आंत किससे जुड़ी होती है, फिर किस में खुलती है, तो हम कहेंगे रेक्टम में खुलती है। यहाँ पर कोई कपाट नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा कोई कपाट नहीं होता, भोजन केवल यहीं पर कपाट है, उसके बाद अवशोषित होता हुआ यहाँ से चला आता और यहाँ पर इकट्ठा होता है, क्या, वही कायम। कायम का मतलब भोजन, है ना। यहाँ पर भोजन आता है तो मल के रूप में बन जाता है। ध्यान रखेंगे जब रेक्टम में खुलती है तो रेक्टम का मतलब क्या है, रेक्टम को कहा जाता है मलाशय। रेक्टम का मतलब, रेक्टम है मलाशय। अब मलाशय का मतलब यहाँ पर जो आप खाना खाया था, जो भोजन बना था, जिसको हमने कायम कहा था, आंतों में जो भोजन कायम के रूप में था, अब उसका आकार, रंग, सब कुछ परिवर्तन हो चुका है, वो दूसरे रूप में बदल चुका है। अब वो क्या है, अब वो एकदम से अपच हो चुका है, मतलब उसका उसमें पचाने वाली या फिर शरीर के योग्य कोई पदार्थ नहीं बचा है, अब वो एकदम वेस्ट ही बचा है, उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकालने वाला पदार्थ ही क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वो मल होता है। अब वो मल कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो मलाशय। अब कहाँ खुलती है, बड़ी आंत, तो रेक्टम में खुलती है। अब रेक्टम के बारे में जानेंगे तो ये 8 से लेकर के 10 इंच ये भी लंबाई होता है, ये भी वही है, 8 से लेकर के 10 इंच लंबा होता है। अब उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा क्या होता है, तो इकट्ठा मल होता है। अब मल से संबंधित एक दो क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखेंगे कि जो मल है, मल से संबंधित हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मल का जो पीला और भूरा रंग होता है वो किस कारण से होता है। मल का पीला भूरा रंग किस कारण से होता है, तो मल में उपस्थित होता है, ऐसे देखेंगे, यूरोबिलिन नाम है एक, यूरोबिलिन रासायनिक पदार्थ है, यूरोबिलिन, यूरोबिलिन तथा, यूरोबिलिन तथा स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन। ध्यान से देखेंगे याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। यूरोबिलिन तथा स्टर्कोबिलिन के कारण मल का रंग भूरा और फिर पीला होता है। क्या कैसा होता है, जो मल का रंग होता है वो रंग कैसा होता है, पीला या भूरा, ऐसे कह देंगे ना, पीला तथा भूरा होता है ना, ये जो भी हो। तो इस तरह से अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मल का पीला होने का कारण क्या है, तो आप बताओगे उसमें यूरोबिलिन तथा स्टर्कोबिलिन नामक रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति होने के कारण से उसका रंग क्या होता है, पीला भूरा। अब दूसरा पॉइंट ये है, मल से संबंधित दूसरा पॉइंट ये पूछता है हमसे, क्या पूछता है कि मल बदबू क्यों करता है, किस कारण से बदबू करता है, तो हमें ये इसके बारे में जानना है। तो वहाँ पर भी कुछ रासायनिक पदार्थ लास्ट में जाकर के मल यहाँ से निकलता रहता है, मतलब ये एक एनस का मतलब गुदा द्वार है, इसको कहते हैं गुदा द्वार। अब यहाँ से मल बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मल बदबू क्यों करता है, तो मल बदबू करने का कारण है, वहाँ पर भी एक या दो रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, उनका नाम है इंडोल। ध्यान से देखेंगे, इंडोल तथा स्केटोल, इंडोल तथा स्केटोल, इंडोल तथा स्केटोल के कारण मल जो है वो क्या करता है, वो बदबू करता है या स्मेल करता है, गंध देता है ना। क्या, इंडोल तथा स्केटोल। ध्यान रखेंगे इंडोल और स्केटोल है, इंडोल है, स्केटोल के कारण मल क्या करता है, स्मेल करता है, बदबू करता है। और फिर यूरोबिलिन तथा स्टर्कोबिलिन के कारण मल जो होता है वो पीला तथा भूरे कलर का होता है, ठीक है। इतनी बात आप बता देंगे, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको मिल गया। लेकिन अगली बात हमसे ये पूछ लेता है कि जो एनस हो गया या फिर जो ये रेक्टम हो गया, यहाँ से भी क्या कोई किसी पदार्थ का पाचन होता है,
तो आप कहोगे हाँ होता है, लेकिन किसका पाचन होता है? तो पाचन नहीं कहेंगे, वो भी अवशोषण ही कहेंगे। तो केवल और केवल जल ही बचा था, जल का थोड़ा बहुत अवशोषण होता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। मतलब लास्ट तक जाते जाते भी जल का अवशोषण होता रहता है बॉडी में, है ना। तो रेक्टम में भी आप लिखेंगे, रेक्टम एंड एनस में भी, रेक्टम तथा एनस में भी ध्यान देखेंगे, रेक्टम तथा एनस में भी जल का, केवल लिखेंगे, केवल जल का अवशोषण होता रहता है ना। जल का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता रहता है, है ना। बस इतनी सी बात थी, इतना आपको याद रखना, इससे ज़्यादा अब यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। बड़ी आंत में कुछ भी नहीं, अगर एक आध क्वेश्चन बड़ी आंत से पूछ भी लिया जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि बड़ी आंत किस कैविटी में स्थित है, तो अब तो उसको पता ही है कि पेट है तो एब्डोमिनल कैविटी होगी, बस बात खत्म, है ना। ये बात हमसे पूछ ली जाती है। उसके बाद ये पूछ लिया जा सकता है कि बड़ी आंत तथा छोटी आंत में से बड़ी कौन सी है, तो नाम तो भले बड़ी है लेकिन लंबाई के लिहाज से बड़ी हमेशा छोटी आंत है। लंबाई के लिहाज से बड़ी कौन सी आंत होगी, वो छोटी आंत होगी, लेकिन अगर आयतन और क्षेत्रफल के अनुसार से देखेंगे तो ये बड़ी आंत होगी। ठीक है, इतनी सी बात। अब उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पूरी की पूरी आहार नाल का, ये क्वेश्चन है कि पूरी की पूरी आहार नाल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है, ये बात हमने बताई थी, लेकिन फिर भी आहार नाल मुख से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है, एनस पर एंड होती है ना। इतनी बड़ी आहार नाल, है ना। तो अगला पॉइंट ये है 8 से 10 मीटर 9 मीटर, है ना। तो ये है आहार नाल की सबसे बड़ी, आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? संरचना कौन सी है? आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? तो वो है छोटी आंत। क्या है भैया? छोटी आंत वाला जो ऑर्गन है, छोटी आंत जो ऑर्गन है वो आहार नाल का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव पार्ट है। कौन सा? छोटी आंत, ये वाला भाग, है ना। कितने मीटर का लंबा है? 6 से लेकर 7 मीटर लंबा है। कौन? छोटी आंत। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट ये, जैसे सबसे बड़ी तो ये हो गई, सबसे छोटी कौन सी होती है? तो यदि हम सबसे छोटी की बात करेंगे तो एनस हो गई। क्या? सबसे छोटा डाइजेस्टिव अंग, सबसे छोटा डाइजेस्टिव अंग क्या है? तो एनस है, एनस है। एनस की जो लंबाई होती है वो 2 से लेकर के 3 इंच होती है। एनस की जो लंबाई होती है वो कितने इंच होती है? 2 से 3 इंच होती है। क्या? एनस। ठीक है। एनस क्या है? एक कहेंगे द्वार है ना, गुदा द्वार जिसको। बस इतना सा पॉइंट है, यही इतना आपसे पूछा जाता है। अब उसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे? अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें से हम पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, मतलब सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? वो होगा लीवर। लीवर के बारे में देखेंगे, वहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जिगर कहते हैं ना, कलेजा कहते हैं, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे रहिए हमारे साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.